हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम देखते हैं जल संसाधन। आज जानेंगे कि जल संसाधन क्यों है और फिर इसके महत्व के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए और इसके संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं और भारत सरकार ने इसके संरक्षण के लिए कौन से प्रयास किए हैं, इसके बारे में आज अच्छे से हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस चित्र को आप लोग देख लीजिए और फिर जान लीजिए इसे ये क्या है और फिर महासागर कहाँ पे है और भूमिगत जल में कितना जल है और स्थल में कितना जल है और फिर जल का चक्रण कैसे होता रहता है। आज इसके बारे में अच्छे से हम अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखते हैं जल संसाधन। आखिर ये जल संसाधन क्यों है। इसके पहले हमने जब रिसोर्स ऑफ ज्योग्राफी अच्छे से वो चैप्टर शुरू किया था तो उसके बारे में अच्छे से हम जान लें कि संसाधन किसे कहते हैं और फिर संसाधन क्या है। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जल संसाधन क्यों है। कोई भी वस्तु अगर हमारे आसपास दिखाई दे रही है, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए वह संसाधन है। वह संसाधन तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक उसका उपयोग या प्रयोग ना हो। अगर हम यूज में नहीं लेते हैं तो संसाधन नहीं कहलाएगा। अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उपभोग करते हैं और फिर प्रयोग करते हैं, उसको हम संसाधन कहते हैं, उसी को हम संसाधन कहेंगे। तो ये है जल संसाधन। जल का भी हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे खाने में, पीने में, नहाने में और फिर अन्य तरह के इस्तेमाल में लेते हैं, वही संसाधन कहलाएगा। इसीलिए हम इसे संसाधन कहेंगे। आज हम देखते हैं जल संसाधन। जल संसाधन और फिर इसके अर्थ को हमने समझ लिया कि क्यों जल संसाधन है और फिर इसे संसाधन क्यों कहेंगे। हम इसको इस्तेमाल में लेते हैं, इसका उपभोग करते हैं, इसीलिए ये संसाधन कहलाएगा। तो जल संसाधन। आज हम जानेंगे कि कहाँ पर कितना जल है, कितना परसेंट महासागरों में जल है, कितना परसेंट भूमिगत जल है और फिर स्थल भाग में कितना जल है और फिर इसका जल चक्रण कैसे होता रहता है और इसके महत्व को हम अच्छे से जानकारी इसके बारे में अच्छे से हासिल करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं कि देखते हैं कहाँ पर कितना परसेंट जल है। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है कि भूमिगत जल कितना परसेंट है, पीने योग्य कितना परसेंट जल है और फिर महासागरों में कैसा जल है और कितना परसेंट जल है। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता रहता है, तो इसे आज हम देखते हैं। इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं आज कवर हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जलमंडल में टोटल 100% जल है। जलमंडल में टोटल 100% जल है और 95% क्रस्ट में है। पृथ्वी की 3 सतह होती है। ये 3 सतह क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। ये गोलाई में हो जाएंगी और फिर इसी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। पृथ्वी की 3 सतह हैं, यही 3 सतह क्रस्ट, मेंटल और कोर। और 100% जलमंडल में जल है और 95% क्रस्ट में यानी इसमें है। इसमें 95% जल है। ठीक, और फिर कितना बचता है इसमें 5%। 5% जल बचता है तो 5% में 100% बनेगा। कितना परसेंट बनेगा 100% जल बनेगा और 100% में 97% महासागर में है। महासागर में कितना परसेंट 97%। तो इस चित्र के माध्यम से आप पहले समझ सकते हैं कि कहाँ पर कितना जल है। सबसे पहले इस चित्र को देख लीजिए। ये पर्वत है, पठार है, पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है, ये तटीय भाग है, ये महासागर है और ये स्थल भाग है। स्थल भाग के नीचे जो जल होता है उसी को हम भूमिगत जल के नाम से जानते हैं। उसी को ही हम भूमिगत जल के नाम से जानते हैं। और फिर पहले जानते हैं कि इसका चक्रण कैसे होता रहता है। पर्वत, पठार, मैदान, तटीय भाग और महासागर और यह है स्थल भाग। स्थल भाग के नीचे जो जल होता है उसी को हम भूमिगत जल के नाम से जानते हैं, उसी को हम भूमिगत जल कहते हैं। अब हम इसके चक्रण को जानते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये सूर्य है। सूर्य जब प्रकाश देता है तो महासागरों के जल, चाहे जहाँ के जल हों, वो तापमान बढ़ता है और फिर गर्म होते हैं। वो जब जल गर्म होते हैं तो वाष्पीकरण का रूप धारण करते हैं। महासागरों से वाष्पीकरण होता है और फिर
ऊपर जाता है और ऊपर जो है संघनन करता है। संघनन करने के बाद जो है और फिर संघनन करने के बाद जो है वर्षा होता है। वर्षा होता है तो फिर यही जल जो है स्थल भाग पे गिरते हैं और फिर जो स्थल भाग से बहते हुए जो है समुद्र में, महासागरों में आते रहते हैं। इसी को हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। चक्र बन गया, यह एक चक्र बनता है। महासागरों से जो है वाष्पीकरण होता है और फिर संघनन होता है। संघनन के बाद जो है वर्षा होता है और फिर वर्षा जो है स्थल भाग में वर्षा जो है अधिक होता है। और वाष्पीकरण की बात करें तो महासागरों में सबसे अधिक वाष्पीकरण होता रहता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि महासागरों से ही वाष्पीकरण हो। यहाँ तालाब हैं, कुएं हैं, वहाँ से भी वाष्पीकरण हो सकते हैं। सबसे अधिक अगर बात करें कि वाष्पीकरण सबसे अधिक कहाँ पर होता है तो महासागरों से। महासागरों से वाष्पीकरण अधिक होता है। और वर्षा कहाँ पर सबसे अधिक होती है? वर्षा वहीं पर सबसे अधिक होती है जहाँ पर वन होते हैं। वन कहाँ पर पाए जाते हैं? वन स्थल भाग पर पाए जाते हैं, पहाड़ों पर्वतों पर जो है पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पे जो है वर्षा होती है। वर्षा होने के बाद जो है नदियों के माध्यम से जल जो है समुद्र में आता है, महासागर में आता है, फिर जो है चक्र होता रहता है। इसी को हम जल चक्र के नाम से भी जानते हैं। इसी को चक्रण के कहते हैं और फिर इसी को जल चक्र के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक, और फिर जो है महासागरों से वाष्पीकरण होता है और जब ये वनस्पतियों से जल ऊपर उठता है तो हम उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यहाँ हो जाएगा वाष्पीकरण और जब वनस्पतियों से जल ऊपर जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन के नाम से हम उसे जानते हैं। वाष्पोत्सर्जन से जो है जल ऊपर कम जाता है और वाष्पीकरण से सबसे अधिक जो है जल ऊपर जाता है और फिर संघनन होता है और फिर बहते हुए जब वर्षा होता है तो बहते हुए फिर जो है महासागरों में आता है। हमने समझ लिया कि कहाँ से जो है सबसे अधिक वाष्पीकरण होता है और कहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। वाष्पीकरण महासागरों से अधिक होता है और फिर जो है वर्षा जो है वनस्पतियों में सबसे अधिक होती है, यानी स्थल भाग पर। हमने इसे कवर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि कहाँ पर कितना परसेंट जल पाया जाता है। उसके बाद हम महत्व को जानेंगे, संरक्षण को जानेंगे। तो देखते हैं 100% जलमंडल में जल है, 95% जो है क्रस्ट में, यानी कि क्रस्ट ये है क्रस्ट मेंटल कोर। तो क्रस्ट में 95% जल है और कितना बचता है? 5%, 5% में बनेंगे 100%, यानी 100%। अब इस 100% में 97% जो है महासागरों में है, यानी कि महासागर ये है। तो यहाँ पे कितना परसेंट जल है? 97% जल है। महासागरों में 97% जल है। और फिर जो ये जल खारे होते हैं, ये पीने योग्य नहीं होते हैं। और फिर कितना बचता है? 97% महासागरों में है तो बचता है 2.8। यहाँ पे जो है 96.8 होगा, इसीलिए जो है 2.8 बच रहा है। 2.8 जो जल है वो जो है इसमें से 2.15 हिमनद में है। हिमनद किसे कहते हैं? तो इसे जानते हैं, 2.15। तो हिमनद यहाँ पे होंगे, पर्वतों पर जो है हिमनद होंगे, वो इसी को हम हिमनद कहते हैं। और फिर जो है वहाँ पे जो है बर्फ़ के रूप में जल उपलब्ध है। वहाँ पे जल जो है बर्फ़ों के रूप में रहते हैं और फिर जो है उसे हम वहाँ पे जो है हिम वर्षा होती रहती है, उसी को हम हिमनद भी कहते हैं। ठीक, और फिर जो है ये जब तापमान बढ़ता है, तापमान जब बढ़ता है तो ये जो है बर्फ़ पिघलते हैं और फिर जो है नदियों के माध्यम से फिर जो है महासागरों में आ जाते हैं। इसीलिए महासागर के जल जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और फिर जो भी भूमि है वो जो है कम होती जा रही है। अब कम कैसे होती जा रही है तो इसे देखते हैं। यहाँ के जब जो है तापमान जब बढ़ेगा तो यहाँ पे जो है जो भी पर्वतों पर बर्फ़ होंगे, जो भी पर्वतों पर बर्फ़ होंगे वो जो है धीरे धीरे पिघलेंगे और फिर जो है नदियों के माध्यम से पिघलने के बाद जो है महासागरों में आएंगे। महासागर का जल इतना है तो यहाँ से जो जल आएगा ये जो है धीरे धीरे इसका जो है ओवरफ्लो, एक तरह से कह सकते हैं ओवरफ्लो होता रहेगा और फिर जो है तटीय भाग इससे घिर जाएंगे और फिर जो है भूमि कम होती जाएगी। यही जो है 2.15 हिमनद है, इसी में जो है हिमनद है और इसी में जो है 2.15 जल है। और फिर आगे बढ़ते हैं, 0.62 भूमिगत जल है, 0.62
यानी कि भूमिगत जल, स्थल के नीचे जो जल है उसी को हम भूमिगत जल के नाम से जानते हैं। अगर इसकी उपयोगिता की बात करें तो इसे जो है नलकूपों के माध्यम से निकालते हैं और फिर जो है इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक, भूमिगत जल किसे कहते हैं? स्थल भाग के नीचे जो भूमिगत जल होता है उसी को हम भूमिगत जल के नाम से जानते हैं। ठीक, इसमें कितना परसेंट है? 0.62%। तो इसे लिख सकते हैं 0.62%। इतना ही जल जो है भूमिगत में है और 97% महासागरों में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है 0.03%, 0.03% जल कहाँ पर है? तो ये जो है स्थल भाग पर मौजूद है। स्थल भाग पर ये जल मौजूद है। अब कैसे मौजूद है? ये जो है नदियों में है और फिर नदियों के बाद है तालाबों में है, कुओं में है। 0.03% तालाब में, तालाब के बाद है और फिर जो है झीलों में, नदियों में ये जो है 0.3% जल उपलब्ध है। और फिर यही जो है पीने के योग्य भी है। यही जल जो है पीने के योग्य भी है। पूरे जल मंडल में जितना भी जल है उसका जो है टोटल जल पीने लायक नहीं होता है। 99% जल जो है लगभग खारे होते हैं, ये पीने योग्य नहीं होते हैं। और 1% जल जो है सिर्फ पीने के योग्य होता है। इसीलिए हमको जल संरक्षण करना चाहिए, जल को बचाना चाहिए, जल को जो है अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 1% जो जल है वो पीने योग्य है। ये जो है सादा जल होता है और फिर जो है बाकी जल जो होते हैं वो जो है नमकीन होते हैं, खारे जल होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया कहाँ पर कितना % जल होता है। ठीक, हमने इसे कवर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। जल का उपयोग, जल का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है इसे हम देखते हैं। इसे जो है जो महासागर के जल हैं इसे जो है परिवहन चलाने के लिए हम काम में लेते हैं। यहाँ पे जो महासागर में जल है उसे हम उस पर जो है हम परिवहन चलाते हैं। ये है महासागर। अब महासागरों में जो है हम नाव के माध्यम से परिवहन करेंगे या उसका इस्तेमाल करेंगे। और फिर जो है इसी नाव से जो बड़े बड़े नाव होते हैं उससे जो है विदेशों से या आयात निर्यात के काम आते हैं। विदेशों से सामान मंगवाने और अपने देश के जो सामान है उसे भेजने के काम आते हैं। इसलिए ये जल कह सकते हैं परिवहन के काम अधिक आते हैं। ठीक, और फिर जो है इनमें मछलियाँ रहती हैं और फिर ये हमारे यातायात के कामों में आते हैं। और फिर उपयोग की अगर बात करें तो ये हो गया पहला उपयोग। और दूसरा हो जाए उद्योग धंधे में हम सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं। और फिर जो है सिंचाई में हम इस्तेमाल करते हैं। टोटल जो जल है जलमंडल में उसका जो है जल सबसे अधिक कृषि में उपयोग होता है। कृषि में उपयोग होता है। कृषि में कैसे उपयोग होता है तो इससे हम समझते हैं। अब ये स्थल भाग है, यहाँ पे जो है कृषि होती रहती है, कृषि होती है। अब इसे जो है सींचने के लिए हम नलकूपों के माध्यम से भूमिगत जल को निकालते हैं या नदियों के जो जल हैं यहीं पे हम नदियों के जो जल हैं उन्हें हम सींचने के उपयोग में या प्रयोग में लेते हैं। इसे जो है सिंचाई में इस्तेमाल करते हैं। और फिर सबसे अधिक जो जल उपयोग होता है वो सिंचाई में ही होता है। और फिर जो है उद्योग धंधे, कल कारखाने, अनेक तरह की जो भी वस्तुएं हम निर्माण करते हैं, नहाने खाने पीने से लेकर के जो हम इस्तेमाल करते हैं, कपड़े बनाने तक के जो इस्तेमाल होते हैं उसमें जो है जल का उपयोग होता रहता है। कहीं ना कहीं जो है जल का उपयोग है। इसीलिए हमको जो है जल बचाना चाहिए। और फिर आगे बढ़ते हैं जल संरक्षण को। जल संरक्षण को देखते हैं कि जल संरक्षण को कैसे जो है किया जाए और फिर जो जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले इसे जानते हैं कि जल संरक्षण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। मानव जो है अंधाधुंध जल का इस्तेमाल कर रहा है और कितना % जो है पीने योग्य है? 1% जल। 1% जल जो है पीने योग्य है, उसे इस्तेमाल करने योग्य है, जो हमें अपने उपयोग में ले सकते हैं। कितना % जल है? 1% है। इसीलिए हमें जो है इस जल को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हमें संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। अब इसे देखते हैं संरक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसे जो है कहाँ पे कौन से सम्मेलन किए गए और फिर जो है जल संरक्षण के कौन सी नीति लाई गई और कहाँ पे लाई गई और फिर जो है किस सन में कौन सी नीति लाई गई, तो इसे हम देखेंगे। मार्च 1977 अर्जेंटीना
ये जो है जल संरक्षण के लिए जो है एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अर्जेंटीना में 1977 में, मार्च महीने में 1977 में अर्जेंटीना में एक जल सम्मेलन हुआ था। उसमें यह कहा गया कि अगर संपूर्ण जल को, यानी जल मंडल में जितने भी जल हैं उसको जो है एक गैलन पे आधे गैलन को माना जाए, यानी एक गैलन में भरा जाए और गैलन जो है आधा हो। ये जो है गैलन है। और फिर जो है संपूर्ण जल जितने हैं पूरे जल मंडल में उसे जो है एक गैलन में भरा जाए, और यहाँ तक जो जल भर जाएगा और फिर ये जल है आधे गैलन में भर जाएंगे, और फिर जो पीने योग्य जो जल होगा वो आधा चम्मच के बराबर होगा। ये जो चम्मच है आधा चम्मच के बराबर होगा, यानी कि ये चम्मच है तो आधा चम्मच के पीने योग्य जो है जल प्राप्त होगा। इसलिए हमें जो जल है उसे बचाना चाहिए। 1% जो जल है वही पीने योग्य है। ठीक, मार्च 1977 अर्जेंटीना, जितने भी जल हैं उसको जो है एक गैलन में भरा जाए तो आधा गैलन जल में समाहित हो जाएगा, तो उसका जो आधा चम्मच जल होगा, आधा चम्मच जो जल होगा वो ही पीने की योग्य होगा, उसमें कहा गया। ठीक, और फिर जो है जल नीति, भारत में जो है जल संरक्षण के लिए नीतियाँ लाई गई। आज़ादी के बाद जो है अब तक 3 नीतियाँ लाई गई, जल नीति लाई गई, जल को संरक्षित करनी। अब कब लाई गई? तो 1987 में, और फिर जो है 2002 में और 2012 में, ये 3 नीतियाँ लाई गई। कब लाई गई? 1987 में, 2002 में और 2012 में जल नीति लाई गई। और इससे हम जो जल नीति लाई गई उससे जो है हम जल को संरक्षित करें, जल को जो है अंधाधुंध इस्तेमाल ना करें, और जो भी कहीं भी जल उपयोग हो रहे हैं उसका जो है हम कम से कम उपयोग करें। ठीक, और फिर जो बहुउद्देशीय परियोजना है, आगे जो है बहुउद्देशीय परियोजना है। तो बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है चैनल पे जा करके बहुउद्देशीय परियोजना का वीडियो है, जितने भी भारत में बहुउद्देशीय परियोजना है उसका वीडियो यहाँ पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, बहुउद्देशीय परियोजना को हम जानते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। किसी भी परियोजना को हम बनाते हैं या लगाते हैं तो उससे उस परियोजना को हम अनेक उपयोग करते हैं या अनेक उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं, तो इसे हम बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। जिसका एक उद्देश्य नहीं बल्कि अनेक उद्देश्य हों तो इसे हम बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना जो है हमने समझ लिया किसे कहते हैं। अब बहुउद्देशीय परियोजना में एक उद्देश्य नहीं बल्कि अनेक उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से उद्देश्य होते हैं अब इसे देखते हैं। अब ये जो जल है, चाहे ये वर्षा के माध्यम से और चाहे जो है ये जो पर्वतों पर जल है या बर्फ के रूप में जो जल है, वो जब आगे बढ़ते हैं नदियों के माध्यम से तो जो है महासागरों में आते हैं। अब महासागरों में जल आने से पहले ही हम नदियों के जो जल हैं वहीं पे बांध बना लेते हैं। अब बांध बना के जो है जल को रोकते हैं, और जल जब रुक जाता है तो वहाँ पे जो है टरबाइन लगा होता है। यहाँ पे जो है गोलाकार जो है टरबाइन लगा होता है, और इसी को जल को जो है गिराया जाता है। अब जल को गिराया जाता है तो उससे जो है बिजली प्राप्त होती है। टरबाइन जब चलता रहता है तो बिजली प्राप्त होती है, और फिर उससे जो है विद्युत हमें प्राप्त होती है। और ये जो जल को रोका गया है, यहाँ पे मत्स्य पालन होता है, मत्स्य, ठीक, मत्स्य पालन होता है। और फिर जो है इसी जल को हम सिंचाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। सिंचाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो हमें बिजली प्राप्त हो रहा है, और इसी में जो है मत्स्य पालन हुआ है। और फिर जो है इसके जो है अनेक उद्देश्य हमें पूरे हो रहे हैं, यानी सिंचाई भी हो रहा है, इससे मत्स्य भी पालन हो रहा है, और हमें बिजली भी प्राप्त हो रही है। यानी कि एक उद्देश्य नहीं बल्कि अनेक उद्देश्य हमारे पूरे हो रहे हैं। उसी को हम बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। अब भारत में जो है अब सिंधु नदी घाटी परियोजना जो है, सिंधु पर जो परियोजना है, और फिर जो है नाथपा झाकरी परियोजना है और तुलबुल परियोजना है, ये जो परियोजना है सब जो है सिंधु से अटैच है। और फिर जो है भाखा नंगल बांध परियोजना है, टिहरी बांध परियोजना, अनेक बहुउद्देशीय परियोजना है जो भारत में संचालित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ठीक, इसके अंतर्गत आ जाएंगे, बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आ जाएंगे। उसमें जो है बिजली उत्पादन होता है, मत्स्य हम पाल सकते हैं और सिंचाई होता रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जल संरक्षण के चौथा है जन जागरूकता। जन जागरूकता किसे कहते हैं तो इसे हम जानते हैं।
लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना कि जल को कैसे संरक्षित किया जाए, जल को कैसे बचाया जाए, और फिर जो है उन्हें शिक्षित किया जाए, जल के प्रति उन्हें जो है स्नेह या प्रेम दिया जाए कि जल को हमें बचाना चाहिए, 1% जल है उसको हमको संरक्षित करना चाहिए, उसे जो है बचाना चाहिए। जन जागरूकता करनी चाहिए कि हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर बच्चा जो है जल का उपयोग कम से कम करे, उसका जो है दुरुपयोग ना करे, अंधाधुंध इस्तेमाल ना करे। इसलिए जन जागरूक हमें करना चाहिए, अनेक सम्मेलन इससे होना चाहिए, और फिर जो है हमें जल को बचाना चाहिए। आगे है परंपरागत दृष्टिकोण। ये सब जो है एक तरह से कह सकते हैं कि गैर परंपरागत है, लेकिन ये जो है परंपरागत जल संरक्षण जो है, जैसे नागालैंड में है जाबो प्रणाली, और फिर जो है महाराष्ट्र में भी प्रणाली है, और राजस्थान में प्रणाली है, मध्य प्रदेश में प्रणाली है, और नागालैंड में भी जाबो प्रणाली है। अनेक प्रणालियां हैं जो परंपरागत जल प्रणाली हैं, जैसे कि परंपरा से उन्हें चली आ रही है कि जल को कैसे संरक्षित किया जाए, जलों को जो है कैसे बचाया जाए, उसी को हम परंपरागत जल प्रणाली के नाम से, संरक्षण प्रणाली के नाम से हम जानते हैं। तो हमने आज कवर कर लिया जल संसाधन। जल संसाधन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग हमने कंप्लीट कर लिया, उसे कवर कर लिया। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। फिर एक बार कवर करते हैं हम जो जलमंडल में 100% जल है, उसका 90% जो है क्रस्ट में है, 5% बचता है, 5% में 100% बनेगा। उसके बाद जो है 100% में 97% जो है महासागर में है, यहाँ पे है, और 2.8 बचेगा, तो इसमें से जो है 2.15 हिमनद में है, यानी कि यहाँ पे है, और फिर जो है 0.62% भूमिगत जल है, यानी कि भूमिगत जल ये है, तो इसमें जो है 0.62% है, और 0.03% जो है ये तालाबों में है, और फिर जो है झीलों में है, नदियों में है ये जल है, और यही सिर्फ पीने योग्य है। बाकी जो जल है वो जो है पीने योग्य नहीं है। ठीक, जल का उपयोग हम समझ सकते हैं कि कहीं भी हम जाते हैं तो जल का ही उपयोग करते हैं, चाहे वो नहाने में हो, खाने में हो, पीने में हो, अनेक तरह का हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर जल संरक्षण की अगर बात करें तो जल संरक्षण में जो है अनेक जो है नीतियाँ लाई गई, अनेक कार्यक्रम किए गए, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और फिर अभी तक जो है उसका संरक्षण अच्छे से करते चले आ रहे हैं और भी करते चलेंगे। ठीक, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं लगाई गई हैं कि हमें बिजली प्राप्त हो जाए, और बिजली के साथ साथ मत्स्य उत्पादन हो उससे, और फिर जो है मत्स्य का व्यापार करें, और फिर जो है इससे भी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में सहायता होती है। ठीक, जन जागरूकता को बढ़ाया जाए, और फिर जो है परंपरागत जो जल संरक्षण है उसको जो है रोका ना जाए, और आगे उसे ले जाया जाए। ठीक, हमने इसे कवर कर लिया। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे बने रहिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।